everyone, welcome to GeoIS. This is lesson 2 of the Indian judicial system. Now today we will be discussing a number of aspects about the Supreme Court in India. So before this, we have dealt with a number of articles. Before watching this video, make sure that you watch lesson number 1. Now, the very first article that we will be talking about today is article number 142. Please listen to me very carefully. आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 142. अब ये आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 gives unlimited powers. What does it give? It gives unlimited powers to the Supreme Court. कैसे? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अनलिमिटेड पावर्स मतलब मैडम सुप्रीम कोर्ट को तो वो एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर पे लेके चला जाएगा. यस. कैसे? सुनिए इस स्टेटमेंट को, what article 142 says. Article 142 says that the Supreme Court in the exercise of its jurisdiction, क्या बोला मैंने? The Supreme Court in the exercise of its jurisdiction can pass any decree. क्या कर सकता है? It can pass any decree, any order or any legislation that is necessary for complete justice. क्या वर्ड है ये? Complete justice. अब आप बोलेंगे मैडम इसमें इतना अजीब क्या है? What is so अजीब in it? और ये जो है ये तो नॉर्मल चीज है, जुडिशरी को तो पावर दी ही जाती है. अंडरस्टैंड लाइक दिस. गाइस, मैंने लास्ट क्लास में आपको ब्यूटीफुल का एक एग्जांपल दिया था कि एक वर्ड के बहुत सारे डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं. सिमिलरली ये कंप्लीट जस्टिस वाला जो वर्ड है, दिस हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट हर तरीके से कर सकता है. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट लाइक एन एग्जांपल, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. आप लोगों ने राम जन्मभूमि केस के बारे सुना होगा, पॉपुलरली नोन एज द बाबरी मस्जिद केस, राम जन्मभूमि केस आप लोगों ने सुना होगा. अब राम जन्मभूमि में क्या हुआ था? वहां पर there were three people who were initially contesting. कौन थे? One were the Muslims, one were the Hindus and one was the निर्मोही अखाड़ा. 3 लोग लड़ रहे थे. ये तीनों ने क्या किया था? इन्होंने सीधा बोला था एक टाइटल सूट कि इस जमीन पर किसका हक है. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप देखो इंटरवीन करके ये डिसाइड किया कि कौन सा लैंड किसके पास, ये लैंड किसका है, पहला जो उसके पास गया. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जिस पार्टी को यहाँ से हटाया गया है उसे हम कहाँ पर जमीन देंगे, क्या ये जमीन फेयर है या नहीं उनको देना, क्या इस जमीन का वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू जितने अमाउंट का जमीन उसको मिल रहा है. डू यू अंडरस्टैंड? तो उन्होंने क्या किया, एक केस में 360 डिग्री एंगल को देख लिया, इवन थिंग्स जो उन्हें नहीं बोला गया. और एक और वैलिड एग्जांपल से अगर आपको बताऊं तो आप लोगों को याद होगा कि जब आधार कार्ड इंडिया पे आया था तो उसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए थे. एंड इफ यू रिमेंबर, आधार कार्ड के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर किया था सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भाई आधार से जो डेटा जा रहा है, ये जो डेटा जा रहा है इसका डेटा सेफ्टी कैसे किया जाएगा. ठीक है. हाउ विल दिस डेटा बी सेफ, हाउ विल द सिटीजन बी सेड कि हाँ आपका डेटा सेफ है. फिर एक क्वेश्चन उठाया कि भाई आपका जो डेटा है दैट इज अ प्राइवेट मैटर, और अगर आपको पता है ये जो राइट टू प्राइवेसी आया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये टेक्निकली आधार केस से आया है. ठीक है. उसके बाद अगर आप देखोगे कि उसके बाद अगर आप देखो LGBT वाला जो मैटर उठा था, LGBTQ राइट्स, ये राइट्स भी आपको आधार केस से ही निकलते हुए मिलेंगे कि भाई being an LGBT is a very private matter. It is a matter of your choice. It is a matter of your sexual orientation, and every individual is allowed to live his life with choice and dignity. So right to life, right to privacy, right to right to LGBTQ जो भी है, right to your sexual orientation, ये जो भी कवर किया गया था ये आधार केस में किया गया था. Nobody can go to the Supreme Court and tell them कि सर आपसे तो बस इतना पूछा ना कि आधार वैलिड है या नहीं, आधार कार्ड वैलिड है कि नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतने सारे व्यूज से देखा कि इतने सारे टॉपिक्स उन्होंने एक ही जजमेंट में दे दिया. एंड अगर आप इस चीज को नोटिस करोगे, उन्होंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे अपने जुरिडिक्शन के अंदर मेरे पास अगर कोई केस आता है तो मैं कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, ताकि किसी एंगल किसी लूप होल को मैं ओपन ना छोड़ू, आई कैन पास एनी लॉ, एनी ऑर्डर,
any legislation, any decree, any order, any legislation. Do you understand? इससे हम सुप्रीम कोर्ट को कितने पावर्स दे रहे हैं? We are giving unprecedented powers to the Supreme Court. और एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ for you people to get more into it. ये जो आप लोगों ने टर्म सुना होगा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या है ये? भाई पार्लियामेंट कोई लॉ निकालता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से इट विल चेक वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट एंड इट हैज द पावर टू कंप्लीटली डिक्लेयर अ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट नल एंड वॉइड। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। जुडिशियल रिव्यू में उसको ये पावर्स दिए गए हैं। अब आप और एक पॉइंट देखो, जुडिशियल एक्टिविज्म। आप लोगों ने विशाखा गाइडलाइंस के बारे जरूर सुना होगा। विशाखा गाइडलाइंस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। What is it? Protection of women against sexual harassment act in workplaces. ये एक्ट पास किया गया था अंडर विशाखा गाइडलाइंस। अब एक बात आप समझना, विशाखा गाइडलाइंस यानी कि लॉ बनाने के लिए जो गाइडलाइंस दिए गए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। लेकिन अगर आप देखो, लॉ बनाना या गाइडलाइंस देना ये तो किसी तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर निकलते हुए ऐसा एक काम किया था। कैसे किया था? बिकॉज इट वॉज गिवन द पावर टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 142। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ हो। यस, अब सुनिए, और एक ऑप्शन है यहाँ पे। आप लोगों ने PIL का नाम सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नॉर्मली मैं आपको एक एग्जाम्पल से दे रही हूँ, फिर जब हम PIL करेंगे उससे आपको और समझ में आएगा। आप लोगों ने RA फॉरेस्ट्स का नाम सुना होगा। RA, मुंबई में रिसेंटली RA फॉरेस्ट्स का एक मैटर हुआ था, ट्री कटिंग वगैरह चल रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ था, वहां पे देयर वाज अ पर्टिकुलर कॉलेज और उस कॉलेज स्टूडेंट्स, इट वाज अ लॉ कॉलेज, और कॉलेज स्टूडेंट्स को उतनी अच्छी तरीके से ड्राफ्टिंग करना नहीं आता था। तो उन्होंने क्या किया, दीज कॉलेज स्टूडेंट्स मेड अ लेटर। क्या किया? उन्होंने एक लेटर लिख दिया। अब ये लेटर चली गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस लेटर को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट में, लार्जर इंटरेस्ट में किसी मैटर के ऊपर रिव्यू देना, उन्होंने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब आप एक बात सोचना, कैसे इन्होंने कन्वर्ट कर दिया? दिस इज द सुओ मोटो पावर, और ये सुओ मोटो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का, दैट हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 142। सो अगर आप इसे समराइज करना चाहते, Article 142 gives unprecedented powers to the Supreme Court of India. Very good. क्या क्या देता है भाई? ये उसे नंबर 1 पावर देता है कि कंप्लीट जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेशन को पास कर सकता है, किसी भी डिग्री को पास कर सकता है। वो एक एंगल से डेविएट करके 360 डिग्री एंगल से एक टॉपिक को व्यू करेगा, ताकि हर तरीके से जस्टिस इंश्योर किया जाए। इसके आउटकम क्या क्या हुए? इसके आउटकम होते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। The outcome is judicial activism. The outcome of this complete justice phenomena is judicial review, judicial activism. ठीक है। इसके अलावा PIL का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो भी अपना जो पावर डिराइव करता है, that is derived from Article 142. I hope this one is completely clear to you. चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। Now, अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे इज आर्टिकल 129। अब देखिए 129 में ना देयर आर 2 पावर्स गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2 पावर्स रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। एक, दैट इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। क्या है? द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस is that it can punish people for on the grounds of contempt of court. चलिए हम एक एक करके इन 2 पावर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, समझिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या है सुप्रीम कोर्ट? इट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आप याद रखिए। अब एक एग्जाम्पल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ स्टूडेंट, ठीक है, से इसका नाम श्याम है। श्याम मुझे बोलता है कि मैडम ऑन 30th of June 2020 आई विल गिव यू 1 करोड़ रुपीज।
ठीक है। और शाम क्या करता है, एक पेपर में ऐसे मुझे लिख कर दे देता है, आई विल पे 1 करोड़ रुपीज। अपने नोटबुक से एक कॉपी का पेज फाड़ता है, उसमें ये लिख कर दे देता है दैट आई विल पे यू 1 करोड़ रुपीज। वेरी गुड, मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। अब 30 जून को मैं शाम के पास जाती हूँ चलते हुए, मैं शाम को बोलती हूँ शाम मुझे पैसा दो। शाम यहीं पर नट जाता है, शाम डायरेक्टली ये बोलता है ना मैं नहीं देने वाला। अब भाई एज एन अग्रीव्ड सिटीजन मैं कहाँ जाऊंगी, आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, है ना। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट के पास। व्हेन आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट और मैं सुप्रीम कोर्ट को अपना केस बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट मुझसे एक सवाल पूछेगा, व्हाट इज द प्रूफ, क्या प्रूफ है आपके पास कि आप जो बोल रही हैं वो सच है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मुझे बोलेगा तुम्हारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, फाइन, मैं कैसे मान लूं कि इस पीस ऑफ पेपर में शाम ने ही आपको ये पेपर दिया है एंड दिस पीस ऑफ पेपर इज लीगल। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा, राइट। तो ये मैं कैसे प्रूफ करूंगी, कोई भी एविडेंस जो है मेरे पास, मैं उसे कैसे प्रूफ करूंगी। इस एविडेंस को प्रूफ करने का एक तरीका फिक्स किया है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दिस इज नोन एज द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, वी कॉल इट द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या करता है, ये फिक्स कर देता है कि दीज आर द थिंग्स कि आप एविडेंस प्रूफ करने के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक विटनेस को खड़ा करूंगी, मैं बोलूंगी एक और बंदा था सर, राम था, और राम ने देखा है कि मैंने शाम ने मुझे 1 करोड़ रुपीज वादा किया है। सेकंड में क्या कर सकती हूँ, मैं शाम को ही बोलूंगी कि शाम मेरा विटनेस है, शाम को मैं कटघरे पे खड़ा करूंगी, उसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछूंगी और उसके मुंह से निकलवाऊंगी कि उसने मुझे वादा किया है पैसे का। उसके बाद आई कैन स्टार्ट इन, मैं बोल सकती हूँ कि भाई मैं काम करती हूँ, आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुला लो सर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट में आप पता चल जाएगा कि भाई शाम ने ही मुझे प्रॉमिस किया था। इसके अलावा मैं बोलूंगी सर सीसीटीवी का फुटेज निकालो, उसमें भी आपको दिख जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स। तो हमारा जो प्रूविंग का तरीका है दैट हैज बीन गिवन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट। तो एक बार आप एक प्रूफ को लेके जाते हो सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल रहता है, इट गेट्स व्हाट इज नोन एज एविडेंशियल वैल्यू। क्या मिलता है उसे, इट गेट्स एविडेंशियल वैल्यू, ठीक है। अब ये जो एविडेंशियल वैल्यू है, ये एक आइटम को, एक प्रूफ को तभी मिलता है जब वो प्रूफ हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। मतलब आप इस पीस ऑफ पेपर को लेकर गए हो, अगर किसी विटनेस ने बोल दिया हाँ, एंड राइटिंग एक्सपर्ट ने बोल दिया हाँ भाई ये तो शाम का ही राइटिंग है, अब इस पीस ऑफ पेपर को मिलेगा व्हाट इज नोन एज एविडेंशियल वैल्यू, ठीक है। मतलब इस पीस ऑफ पेपर का तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप इसे प्रूव नहीं कर सको। इन पॉपुलर वर्ड्स, आप लॉ में अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे दैट इट इज नॉट व्हाट यू हैव दैट मैटर्स, it is what you can prove that matters, right। फिर से रिपीट कर रही हूँ, it is not that what you have matters, it is what you can prove that matters। ये चीज आप देखोगे। Now अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक दिन एक केस हुआ था, if you people remember this, it was the फ्रांसिस क्रुएला वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। कौन सा केस था, फ्रांसिस क्रुएला वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। क्या था ये जजमेंट, कि भाई आर्टिकल 21 में ये बोला हुआ है कि वन हैज टू लिव लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट। आर्टिकल 21 सेज व्हाट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फ्रांसिस क्रुएला केस ने बोला था कि ये लाइफ कैसा होगा, what kind of a life is this? So सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था you should live life with choice and dignity। हर इंसान को ये राइट है कि वो अपने लाइफ को जिए with choice and dignity। अब समझिए यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली अगर आप सोचते हो, यहाँ पर मैं स्टूडेंट को क्या करूंगी, मैं स्टूडेंट को पकड़ूंगी और मैं उसे बोलूंगी भाई श्याम जी आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे पैसे दोगे। मैं उन्हें कटघरे पे खड़ा करूंगी, कटघरे पे खड़ा करके मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछूंगी। सच बताओ श्याम तुम इस वक्त कहाँ पर थे, मेरे पास तुम्हारा फोटो है, मेरे पास हैंडराइटिंग एक्सपर्ट का दिया हुआ सजेशन है कि ये राइटिंग जो है वो तुम्हारा है। मैं उसे हर तरह से ग्रिल करूंगी। ग्रिल करते करते क्या होगा, ये स्टूडेंट गुस्से से एक बार बोल देगा यस मैंने ही दिया है आपको ये पीस ऑफ पेपर,
मेरे पास लेकिन 1 करोड़ रुपीस नहीं है। इमीडिएटली क्या होगा, ये जो मेरा पीस ऑफ पेपर है इसके पास हो जाएगा ऑटोमेटिक एविडेंशियल वैल्यू। क्या होगा, ऑटोमेटिक एविडेंशियल वैल्यू, ठीक है। एंड द मिनट वी गेट दैट आप अपना केस जीत जाओगे। यस। अब फ्यूचर में सोचिए, सेम ऐसा केस आया है, अगेन 2 स्टूडेंट्स आते हैं जिनका नाम है राम और लखन, ठीक है। राम और लखन करके 2 स्टूडेंट है। राम ने लखन को क्या किया है, 2 करोड़ रुपीस वादा किया है पीस ऑफ पेपर पे। ऑन द सेट डेट लखन जाता है राम के पास, राम मना कर देता है। लखन चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में लखन का जो लॉयर है वो कोर्ट करेगा, सर याद कीजिए इसके पहले भी एक केस हुआ है सर, उस केस में इसी तरीके से काम हुआ था, हमने इसी तरीके से एविडेंस को रेडी किया है, हमने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड उसके तहत इन्होंने बोला है कि यस राम हैज रिटन। इसीलिए सर ये जो मेरा नया एविडेंस होगा इट इज ऑटोमेटिक एविडेंशियल वैल्यू। बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है सेम चीज को चेक नहीं करेगा, इसीलिए इसे बोला जाता है, इसे ऑटोमेटिक एविडेंशियल वैल्यू बोला जाता है। वंस इसे ऑटोमेटिक एविडेंशियल वैल्यू दे दिया जाएगा, ये पुराना जो केस रहेगा, मतलब इसके पहले वाला जो केस था जो मेरे और शाम के बीच चल रहा था, ठीक है, वो केस में आप क्या देखोगे, उसी तरीके से इस केस को मिल जाएगा ऑटोमेटिक एविडेंस वैल्यू, एंड दैट केस विल बी द प्रेसिडेंट केस। क्या केस रहेगा, इट विल बी द प्रेसिडेंट केस, इट विल बी द अथॉरिटेटिव केस, इट विल बी द साइटेशन, उसका साइटेशन दिया जाएगा। एग्जाम्पल ले लो ना कि जब जज अपना जजमेंट देंगे वो बोलेंगे विद रेफरेंस टू द केस बिटवीन मैम एंड श्याम ऐसा ऐसा एविडेंस आया था, and this is thus we accept that the case between Ram and Lakhan has automatic evidential value as per that case, ठीक है। और ये जो केस का डिटेल रहेगा, ये जो केस का आपका रिजल्ट आएगा, जो जजमेंट आएगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कोर्ट खुद इसे ओवररूल नहीं कर देती। कब तक चलता रहेगा, जब तक कोर्ट इसे ओवररूल नहीं कर देती। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट having or being the court of record। अब याद है आप लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि इंडिया में एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है, और इस पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का एक वाइड बेस होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उसके ऊपर आपके बहुत सारे हाई कोर्ट्स रहते हैं, एंड अबव द हाई कोर्ट वी हैव द सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट माना जाता है। And I had told you something about the doctrine of precedence। क्या बताया था मैंने आप, doctrine of precedence, कि भाई अगर सीनियर कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास करता है, वो जो ऑर्डर है इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, राइट। इन द सेम वे गाइस, अगर आप देखते हो, अगर आप गौर से देखते हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर फ्यूचर में किसी भी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट्स के नीचे के अलावा सारे के सारे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सेम तरह का केस आता है, दे विल रेफर टू, क्या करेंगे, दे विल रेफर टू द केस व्हिच हैड हैपेंड इन द सुप्रीम कोर्ट। दे विल सी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सिमिलर केस में जजमेंट दिया था। सिमिलरली हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, हाई कोर्ट भी एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इट इज वैलिड ओनली टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द स्टेट। फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में एक केस हुआ है, तो वेस्ट बंगाल के अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वेस्ट बंगाल में, सब में इस हाई कोर्ट का ऑर्डर लगेगा। दिस एंश्योर्स द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस, एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस मेक श्योर कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से अपहेल्ड है, ठीक है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 129 पार्ट 1, जो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अब देखिए, अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, इन सुप्रीम कोर्ट में 2 तरह के केसेस आते हैं, ठीक है, नॉर्मली समझना 2 तरह के केसेस आते हैं। इनफैक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी 2 तरह का होता है। पहले बात समझता, देयर आर 2 वेज इन विच द कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट कैन बी सीन। पहला वे है द सिविल वे। क्या तरीका है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर एक रहता है जो होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट।
चलिए हम सबसे पहले करते हैं सिविल कंटेंट। सिविल कंटेंट में वर्ड्स को मार्क करिएगा। द विलफुल डिसोबीडियंस क्या है? विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। क्या बोल रहा है? विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर का विलफुल डिसोबीडियंस करना। मतलब अगर आप लोगों को याद है, सुप्रीम कोर्ट ने समझ लीजिए एक ऑर्डर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसे मत खोलिएगा। अब आप क्या देखते हो, इफ यू रिमेंबर, मनोज तिवारी जी का रिसेंटली एक केस आया था। मनोज तिवारी जी ने इस सील को तोड़ दिया था, इस सील को तोड़ दिया था मनोज तिवारी जी ने। ही इज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन, ठीक है, बिहार के, ही वाज अ वेरी बिग पॉलिटिशियन। फिलहाल ही इज इन द बीजेपी पार्टी। आप लोग इस केस को आप लोग गूगल कर सकते हो, या फिर हम इसे जब अपने करंट अफेयर्स क्लासेस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। बट व्हाट मनोज तिवारी जी हैड डन इज, उन्होंने सिर्फ उस सील को तोड़ दिया। द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मनोज तिवारी को हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस में हम उन्हें ट्राई करेंगे, ठीक है। एंड द ओनली वे कि मनोज तिवारी जी इससे बच सकते हैं, इस मनोज तिवारी जी को एक रिटन अपॉलॉजी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक लिखित अपॉलॉजी लेटर देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि दोबारा वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। तो सिविल केस में क्या होता है, पनिशमेंट जो होता है वो प्यूनिटिव नहीं रहता, वो पनिश नहीं करता। मतलब कि यू विल नॉट बी पुट इन जेल, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, आपको फाइन नहीं भरा जाएगा। आपको सिंपली एक स्टेटमेंट देना होगा अपॉलॉजी करते हुए, ये बोलने के लिए कि फ्यूचर में आप ऐसा एक्टिविटी नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 3 केसेस में होता है, मार्क कीजिएगा इसको। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है that someone is scandalizing, क्या कर रहा है कोई? They are scandalizing the functioning of a court. Second, they are putting down the reputation of the judges. क्या कर रहा है? जजेस का रेप्यूटेशन को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड। एंड नंबर 3, it is any person, anyone, any party is obstructing the flow of justice. इन 3 पॉइंट्स को सबसे पहले रिपीट करते हैं। नंबर 1, scandalizing the functioning of the court, putting down the reputation of the judges, and obstructing the flow of justice. ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो। स्कैंडलाइजिंग का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को रिसेंटली याद है दैट हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के ऊपर बहुत लोगों ने अलग अलग तरह के चार्जेस लगाए थे, ठीक है। एंड सम ऑफ देम वर टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर। अब इस जगह पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन होल्ड दैट पर्सन इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस इंसान को बोल सकता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। मतलब क्या है, मतलब दिस पर्सन हमारे जज साहब के रेप्यूटेशन को क्वेश्चन कर रहा है। दे आर सेइंग कि हमारे जज साहब अच्छे रेप्यूटेशन के आदमी नहीं है। दैट इज अ ग्राउंड फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर समझ लीजिए एक इंडिविजुअल आती है एंड शी सेज कि किसी जज ने मुझे मोलेस्ट किया है, as in the case of CJI Deepak Mishra, ex CJI Deepak Mishra, that is known as scandalizing, and immediately उस इंसान को कोर्ट क्या कर सकती है, 6 महीना, that person can be tried for a month of 6 months, कि 6 months इसे आप जेल में डाल दो। ये 2 तरह का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। आइदर इस इंडिविजुअल को बोला जाएगा कि हम आपको कारावास कराएंगे, कठिन कारावास, मतलब आपको जेल के अंदर काम कराया जाएगा। और एक होता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कि हम आपको सिर्फ लॉक करके रखेंगे ताकि आपको कुछ टाइम मिले कि आप बैठकर सोचें आपने गलती क्या की है, और इसके साथ उस इंडिविजुअल को फाइन देना पड़ेगा। सो डू यू अंडरस्टैंड? पीनलाइज करना, किसी एक मैटर को पीनलाइज करना कम्स विद इन द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। किसी इंसान को सिर्फ एक नॉर्मल सिविल तरीके से उसे मना करना इज नोन एज द सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। Recent case में you can just look at what had happened with ex CJI Deepak Mishra. In that case 3 grounds apply किए गए थे। The first was scandalizing the moving of the court, putting down the reputation of the judges, and obstructing the flow of justice. आप लोगों ने बहुत फेमसली एक लाइन सुना होगा, criticize the judgment not the judge। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जजमेंट जो आया है, हो सकता है वो जजमेंट आपके फेवर में ना हो सकता है वो जजमेंट आपको पसंद ना हो सकता है आपके पर्सनल बिलीफ्स से रिलेटेड ये जजमेंट आपको सही ना लग रही हो, मगर
आप ऑन एनी ग्राउंड्स आप किसी जज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज व्हाट जज साहब कैन डू इज, जज साहब आपको आराम से ही कैन जस्ट, जज साहब आपको आराम से ट्राई कर लेंगे अंडर द क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपको 6 महीने जेल में भी बंद कर देंगे और आपसे फाइन में भी दिलवाएंगे. In fact, guys, to give you a normal understanding, Supreme Court के judges are very strict with the rules that go on in the court. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फोन भी रहेगा ना और आपका फोन समझिए प्रोसीडिंग के टाइम पे बज गया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जज के कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर रहा है. तो यू नो व्हाट दे विल ट्राई, दे कैन ट्राई यू एज इट इज एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. क्यों? बिकॉज आप अपने वॉइस की वजह से आप जजेस को डिस्टर्ब कर रहे हो एंड दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ जस्टिस. तो इतने छोटे कॉज के लिए भी वो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा सकते हैं. दिस इज द पावर दैट हैज बीन गिवन टू द जजेस. ये पावर दिया गया है आर्टिकल 129 से कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी इंडिविजुअल है जो विलफुल डिसोबीडियंस कर रहा है, आप उस इंसान को आराम से बोल सकते हो कि वो आपको अपॉलॉजी करे. अगर वो आपसे अपॉलोजाइज नहीं कर रहा है, यू कैन कन्वर्ट दिस सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनटू अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट. एंड इन दैट केस 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं. क्या 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं? नंबर 1, भाई अगर किसी ने स्कैंडलाइज किया है, किसी ने ये बोला कि भाई मुझे तो जज ने मुझे अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश की है मुझसे, जज साहब ने मुझसे कुछ वादा किया है, जज साहब ने मुझसे कुछ ब्राइब मांगा है, दैट इज स्कैंडलाइजिंग. देन आप क्या कर रहे हो? आप जज साहब का रेप्यूटेशन को अफेक्ट कर रहे हो. एंड the judge of the Supreme Court is a man which has the maximum reputation in the whole of India. And number 3, अगर आप देखते हो, अगर आप बाय द वे आप एक कोर्ट के वक्त पे आप चिल्ला रहे हो या आप अपना फोन फोन में बात कर रहे हो, दैट इज डूइंग व्हाट, आप टेक्निकली आप क्या कर रहे हो? आप टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट का में फ्लो ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन सर कि आप क्या देखेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज अ वेरी सीरियस मैटर. अब आप बोलेंगे, एक बात बताइए मैडम, ये जो अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दिया गया है पार्लियामेंट, ये अनप्रेसिडेंटेड पावर्स जो आपने कोर्ट को दिया है, आपने जो ये अनप्रेसिडेंटेड पावर्स कोर्ट को दिया है, इससे तो टेक्निकली कोर्ट जब चाहे तब वो एक इंडिविजुअल को पकड़ सकता है, विद रीजन विदाउट रीजन. ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पर्सनल वेंडेटा को अपने पर्सनल वेंडेटा को बाहर लेकर आए, पर्सनल वेंजेंस लिखाए किसी भी इंडिविजुअल से, उस इंडिविजुअल को बोल दे कि भाई इसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है. बिकॉज जब भी आप देखोगे कि एक इंडिविजुअल के हाथ में बहुत ज्यादा पावर दिया हुआ रहता है, दैट लीड्स टू आर्बिटरी मूव्स एंड दीज आर्बिटरी मूव्स रिजल्ट इनटू अ लॉट ऑफ ग्रीवियंसेस इन द पॉपुलेशन. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे वर वेरी स्मार्ट. उन्होंने बोला इसे हम कर देते हैं कोडिफाई. क्या करेंगे? वी विल कोडिफाई इट, मतलब वी विल राइट इट डाउन. ठीक है, कि कौन कौन से ग्राउंड्स के किस किस बेसिस पे कोर्ट जो है किसी को क्रिमिनल या सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर में पकड़ सकता है. तो ये कहां पे लिखा हुआ है? इट इज रिटन इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. किसमें लिखा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971. इसमें क्या हो गया है? They have written down the laws of contempt of court. सिंपल मतलब है, आप समझिएगा. पार्लियामेंट के टाइम पे भी एक वर्ड आता है. आई हैव इन द प्रीवियस वीडियोस मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया है. पार्लियामेंट में आप क्या देखोगे? पार्लियामेंट में आप क्या देखोगे? कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के नाम पे. किसके नाम पे? कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के नाम पे. कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के नाम पे भी जो स्पीकर साहब है किसी इंडिविजुअल को ट्राई कर सकते हैं. ये बोल सकते हैं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया है एंड दैट पर्सन कैन बी पुट इनटू प्रिजन. गाइस, ये वाला जो कोड है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस वाला, दिस इज नॉट रिटन. और अगर कोई भी चीज डिफाइन नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको पता है ना, इफ इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट अंडरस्टूड, तो इट इज अनलिमिटेड. सो गाइज, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स या मेंस में, the contempt charges of the Supreme Court and Parliament are different. ठीक है? How? तो Parliament जो है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के लिए they do not have a written code. उनके पास एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट रिटन तरीके से नहीं दिया गया है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ये जो पावर्स है पार्लियामेंट के, ये अनलिमिटेड है. मतलब मैडम, क्या सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर इज लिमिटेड? यस, इट इज लिमिटेड एज कंपेयर टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हैज अनलिमिटेड पावर्स विथ रिगार्ड्स टू कंटेम्प्ट लॉज.
अब आप बोलेंगे मैडम एक बात बताइए, क्या कभी कोई जज किसी और जज के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकता है? यस। आप लोग एक चीज नोटिस करो, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोला था कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देता है एंड समझ लीजिए दूर केरला में बैठा कोई जज बोलता है, केरला हाई कोर्ट का जज बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट के मैटर को, तो सुप्रीम कोर्ट का जज क्या करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में इस केरला हाई कोर्ट के जज को ट्राई कर देगा। एक रीसेंट एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं तो दैट वाज CS कानन केस। ठीक है, CS कानन केस था और CS कानन जी को क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया गया था ताकि ही इज शोन हिज प्लेस दैट वे। अब इसके बाद आता है रिट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये जो रिट पावर्स है पार्लियामेंट वाले चैप्टर में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर कि इंडिया में कितने तरह के रिट्स हैं, ये रिट्स किस तरह से इफेक्ट करते हैं, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी है। द 5 रिट्स दैट आर देयर इन इंडिया, हेबियस कॉर्पस टू शो द बॉडी ऑफ, mandamus we command, certiorari this is to certify that, prohibition to stop, quo warranto by what authority। ये सारे को मैंने लास्ट सेशन में कवर कर दिया है इन द सेशन फॉर लेजिस्लेचर, उसमें ये पार्ट कवर है। अब यहाँ पर मैं आपको एक नया पॉइंट बताती हूँ। आर्टिकल 138 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 138 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को रिट जुरिडिक्शन देता है। क्या देता है? रिट का जुरिडिक्शन। अब मैडम ये रिट का पावर सुप्रीम कोर्ट को दे कौन रहा है? इट इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट, मार्क माय वर्ड्स गाइस, बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब क्या? मतलब लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा है। यस गाइस, यहां पर भी आप क्या देखते हो, द लेजिस्लेटिव इज गिविंग पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। मतलब मैडम जब भी पार्लियामेंट चाहेगा वो ये सारे रिट्स, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आता है ये रिट्स, तो मतलब जब भी पार्लियामेंट चाहता है इन रिट्स को वो कैंसिल कर सकता है। नो 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 नो, पार्लियामेंट कैन नेवर 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 डू दिस। व्हाई? क्योंकि right to constitutional remedies is a part of basic structure doctrine of the constitution और basic structure को कभी change नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर पार्लियामेंट देता है। पार्लियामेंट अगर चाहे it can increase the number of writs, मतलब कल अगर पार्लियामेंट को लगे कि ये 5 काफी नहीं है, चलो मैं 1 रिट और जोड़ देता हूँ या मैं चलो 2 रिट और जोड़ देता हूँ, that is completely to the parliament, it can increase the number of writs, मगर इन नो केस इट कैन मेक एनी ऑल्टरेशन, ना कोई ऑल्टरेशन कर सकता है। ठीक है, ना कोई ऑल्टरेशन कर सकता है और ना डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, दिस इज द रिट पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 124 क्या बोलता है हमें? आर्टिकल 124 टेल्स अस that there shall be a Supreme Court of India। क्या बोलता है? There shall be a Supreme Court। Very good। Article 125 हमसे क्या बोलता है? That there shall be a Chief Justice of India who will have a number of judges and this number of judges will be decided by the Parliament of India। मतलब Parliament of India जो है, जो लेजिस्लेचर है, वो डिसाइड करेगी कि कितना नंबर ऑफ जजेस रहेगा। मतलब हम प्रेसिडेंट को पावर दिया हुआ रहता है, इफ यू रिमेंबर प्रेसिडेंट को पावर दिया हुआ रहता है एंड प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये पोर्शन सबको याद है? नाउ देखिए, अब देखिए, अब एक टर्म यहां पर आया था, इफ यू पीपल रिमेंबर, एवरी जज, क्या लिखा था इसमें? एवरी जज will be appointed by the President of India। कौन अपॉइंट करेगा? President of India in consultation with the Chief Justice of India। किसके साथ? With the Chief Justice of India। अब एक क्वेश्चन उठा, ठीक है, कि भाई ये वर्ड जो है कंसल्टेशन, क्या ये बाइंडिंग है या नहीं? ठीक है, ये बाइंडिंग है कि नहीं?
मतलब सीजेआई प्रेसिडेंट को जो बोलेगा, प्रेसिडेंट साहब इसे मानेंगे कि नहीं? क्या ये प्रेसिडेंट साहब का मूड होगा तब मानेंगे, या जैसा सीजेआई बोलेंगे वैसे ही इन्हें करना पड़ेगा? इस चीज को लेके एक बहुत सीरियस क्वेश्चन उठा। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझने की कोशिश कीजिए। समझ लीजिए आपके घर पे एक छोटा सा बच्चा है और इस बच्चे को हो जाती है सर्दी। अब ये छोटा सा बच्चा जो है ये जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, इसे कुछ पैरासिटामोल टैबलेट्स दे देते हैं कि भाई अभी ज्यादा मत खाना, एंड ही टेल्स इट ज्यादा चॉकलेट मत खाना, ज्यादा आइसक्रीम मत खाना, और ऐसा है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत पीना क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये बच्चा बोलता है ओके सर, आप ये लो, आपके 500 रुपीज फीस है, आप ये 500 रुपीज फीस ले लो, और इस फीस को करके मैं इस फीस को पे करके बच्चा घर आता है, एक बड़ा सा 2 लीटर पेप्सी का बॉटल लेता है ठंडा ठंडा और इसे पीने लग जाता है। अब कुछ दिन बाद अगर ये बच्चा वापस डॉक्टर के पास जाएगा तो डज द डॉक्टर हैव द राइट कि वो बच्चे के ऊपर चिल्लाए ये बोलकर कि तुमने तो मेरी बात नहीं सुनी, मैंने तो तुम्हें बोला था? एंड बच्चा बोलेगा सर मैं आपसे ऑब्लिगेटेड नहीं हूं ना, मैंने तो आपको पे कर दिया है, आई एम नॉट ऑब्लिगेटेड विथ यू। तो इसी टाइप का एक धर्म संकट आ जाता था कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई प्रेसिडेंट को जो कंसल्टेशन मिल रहा है सीजेआई से ये बाइंडिंग है या नहीं। ठीक है, इस टाइप का एक बहुत सीरियस क्वेश्चन जो है वो आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट। अब ये वाला जो चीज हुआ था, दिस वाज डिसाइडेड इन द 3 जजेस केस। कौन से केसेस में हुआ था? इन द 3 जजेस केस। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन जजेस केसेस को देखते हैं। तो फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1982 में। ठीक है, फर्स्ट जजेस केस कब हुआ था? 1982 में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ था। इसमें एक बात बोली गई। ठीक है, इसमें आराम से एक बात बोली गई कि जो ऑर्डर है, ठीक है, दिस कंसल्टेशन जो है ये सिर्फ एक एक्सचेंज ऑफ व्यू है। मतलब जुडिशरी खुद अपनी जो रेप्यूटेशन है उसे अंडरमाइन कर रहा है। यस और नो? अब आप इसे अच्छे से समझिए। चलिए इसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, तब आपको शायद ये पॉइंट समझ में आएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? इस टर्म का जब मैं बोल रही हूँ चीफ जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मली सोचना हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, करेंटली 34 जजेस हैं, एंड ये जो सारे जजेस हैं अगर जब भी जजमेंट होता है, कभी आपने ये सुना है कि जो चीफ जस्टिस है उसका वैल्यू ज्यादा है? चीफ जस्टिस अगर बोल देता है कुछ तो सारे जजेस सुपरसीड हो जाते हैं, ऐसा कोई आपने देखा है कि जजमेंट देते हुए चीफ जस्टिस को एक्स्ट्रा पावर दिया हुआ है? नहीं। यहाँ पर आप क्या देखते हो, इन सारे जजेस में से समझ लीजिए एक जज को पकड़ा जाता है और इस जज को कर दिया जाता है एलिवेट। हमने प्रमोट वर्ड नहीं यूज किया, हमने क्या वर्ड यूज किया? एलिवेट, और हम इन्हें बना देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी गुड मैडम। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का फायदा क्या है? व्हाट इज द पॉइंट? देखिए जितने जजेस हैं उनके 2 फंक्शंस हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, एक है जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस में all judges have the similar position। सारे जजेस के पास क्या है? सिमिलर पोजिशन है। मतलब all of them share equal power during the discharge of the judicial functions। जुडिशरी का काम करते हुए जब भी वो किसी केस की सुनवाई करेंगे, जब भी किसी केस का हियरिंग होगा, जब भी किसी केस का जजमेंट दिया जाएगा, सारे जजेस का जो वैल्यू है वो रहेगा सेम। मतलब मैडम यहां पर अगर आप देखते हो द सीजेआई इन केस ऑफ जुडिशियल मैटर्स बिकम्स व्हाट इज नोन एज प्राइमस इंटर पेरेस, मतलब फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइमस इंटर पेरेस, फर्स्ट अमंगस्ट ऑल अदर मिनिस्टर्स, फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स। सिमिलरली गाइस सीजेआई इन केस ऑफ जुडिशियल मैटर्स बन जाते हैं व्हाट इज नोन एज प्राइमस इंटर पेरेस। लेकिन मैं जब आपको ये बोलती हूँ कि सीजेआई जो है उन्हें दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, मतलब मैडम सीजेआई इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर। वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन किस केस में बैठेगा, कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केस है और कितने जज का बेंच बैठेगा। ही विल डिसाइड कौन सा जज कौन से केस पे सुनवाई करेगा।
ये सारी कैपेबिलिटीज है सीजीआई के पास। सीजीआई के बहुत सारे फंक्शंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन द फ्यूचर, लेकिन सीजीआई के पास सारे फंक्शंस हैं। तो इफ यू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यू डू नॉट हैव एनी एडिशनल जुडिशियल पावर्स, यू हैव ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अच्छा, अब एक बात बताइए, आप लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में आर्टिकल 50 में एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, that the state shall make sure that there is complete separation between the executive and the judiciary। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्यों मैडम? इफ यू पीपल रिमेंबर, मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बताया था। What is principles of natural justice? Principle of natural justice ये बोलता है that if there are two bodies A and B who are fighting for a case over each other, they should go to party C and this party C should be uninterested and unbiased। तभी जाके ये जजमेंट सही तरीके से होगा। It will ensure principles of natural justice। लेकिन आप नॉर्मली आप इस तरह से सोचो, अगर जुडिशरी को इन द डिस्चार्ज ऑफ द जुडिशियल फंक्शंस, अपने जुडिशियल फंक्शंस के केस में अगर आप ये देखते हो कि जुडिशरी को बोला जाता है कि आप भाई स्टेट हो, यस हम लोग क्या बोलते हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है एंड स्टेट के डेफिनेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है, दैट मीन्स जुडिशरी भी स्टेट कहलाएगा, यस और नो। लेकिन जुडिशरी को एक लिमिटेशन दिया गया है कि आप स्टेट तब कहलाओगे ओनली व्हेन यू आर डूइंग योर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। आपके जुडिशियल फंक्शंस के टाइम पे आई एम रिमूविंग यू, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम कंप्लीटली रिमूविंग यू फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। तो अगर समझ लीजिए कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो आता है जुडिशरी के पास, है ना, और जुडिशरी आपका नंबर सी है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक साथ मिल जाएगी, yes they will have similar interests and because of this B को सही तरीके से जस्टिस नहीं मिलेगा, so this will be what a gross violation of principles of natural justice। इसीलिए क्या बोला गया है that article 50 जो है this will ensure the rule of law। ये क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा रूल ऑफ लॉ, ये इंश्योर करेगा कि जुडिशरी अपना जो फंक्शंस कर रही है वो ठीक तरीके से करे। दैट इज व्हाई गाइस आर्टिकल 50 हैज बीन क्लासिफाइड एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन नेवर बी रिमूव्ड। इस पोर्शन के बाद चलिए हम समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में। अब मैडम इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, आप लोगों को याद है देयर वाज अ केस which was known as the केशवानंदा भारती केस। कौन सा केस था, the केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस जो था, it was technically a fight between Article 13 and Article 368। What is Article 13 and what is Article 368? देखिए, Article 13 बोलता है कि any law which is in violation, कोई भी law which is in violation to a fundamental right, ठीक है, any law that is in violation of the fundamental rights in any way, if an individual's fundamental rights are being violated, abridged or contravened, that individual, that law will be declared by the Supreme Court or the High Court as null and void, है ना, null and void डिक्लेयर कर रहा है। What is this act doing? It is protecting the citizen or the individual from the great powers of the state। Yes, अब आर्टिकल 368 क्या बोलता है, nothing in the constitution will prevent the parliament from amending any part in the constitution of India। तो ये क्या कर रहा है, it is making the parliament all powerful। Yes, ये पार्लियामेंट को बोल रहा है nothing, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से रोकेगा। और आर्टिकल 13 बोल रहा है कि अगर कोई भी लॉ बना जो फंडामेंटल राइट्स को छूता है, वो जो लॉ है वो अनलॉफुल है। अब आप नॉर्मली इसे इस तरीके से सोचो, इसका मतलब क्या है कि दिस इज डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है आर्टिकल 13 आर्टिकल 368 के बीच, और ये लड़ाई आप बहुत सारे केसेस में देखोगे। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, धीरे धीरे क्या हो गया, दिस केस केम बिटवीन इंदिरा गांधी जो कि ऑब्वियसली प्राउड पार्लियामेंटेरियन थी, पार्लियामेंट का पावर बढ़ाना चाहती थी, एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच।
जो कि प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस है। ये लड़ाई धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर गई इन द फाइट बिटवीन इंदिरा गांधी एंड द सुप्रीम कोर्ट। नाउ देखिए क्या हुआ। केशव नंदा भारती केस में एक 13 जज बेंच बैठा था और एक ऑर्डर पास हुआ। 7:6 के जजमेंट से आर्टिकल 13 को अपहोल्ड किया गया। ठीक है, 7:6 के जजमेंट पे इसे अपहोल्ड किया गया। मतलब नॉर्मली आप अगर देखते हो 6 जजेस ने ये बोला, पार्लियामेंट को पावर देने की बात की जा रही थी। अब इस वक्त एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ। केशव नंदा का जब केस खत्म हो गया, उस वक्त के चीफ जस्टिस थे जस्टिस सिकरी। कौन थे? जस्टिस सिकरी। और चीफ जस्टिस सिकरी जो थे, he was going to be retired on the 24th of April 1973। कब उनकी रिटायरमेंट थी? 24th of April 1973। अब क्या होता है, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट कन्वेक्शंस में सीजेआई सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल टेक द पोजीशन ऑफ द आउटगोइंग सीजेआई। अब जस्टिस सिकरी के बाद देयर वर मेनी जजेस, बहुत सारे जजेस थे। 25 तारीख को लोग सोकर उठते हैं। ठीक है, वो अगला सीनियर मोस्ट जज बेचारा पूरा रेडी हो जाता है कि मैं कल जाऊंगा, मुझे चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। सुबह न्यूज में आता है कि एएन रे हैज बीन मेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्ट इमेजिन, एएन रे को बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एएन रे के पहले देयर वर 3 मोर पीपल। मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एएन रे और जस्टिस सिकरी के बीच देयर वर 3 मोर पीपल, एबीसी। इन तीनों को बाईपास करके एएन रे को बनाया गया। भाई हमारी पेपर्स को तो आपको पता ही है, हमारा हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो तो असैसिनेशन करने में नंबर 1 है, इन चीजों को पकड़ने में नंबर 1 है। उन्होंने देखा कि ये जो एएन रे साहब थे, he was amongst the 6 people who had voted in favor of Article 368 while doing the judgment। ठीक है, he was whom? He was a member of this 6-member panel। ये 6 मेंबर पैनल के वो पार्ट थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के टेक्निकली फेवर में अपना जजमेंट दिया था। ठीक है, अब इससे आप क्या समझ पा रहे हो? इससे आप देख रहे हो ना कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला कि प्रेसिडेंट साहब आप अपॉइंट करो एएन रे को। प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 125 का यूज करते हुए उन्हें बना दिया, क्या बना दिया? ही मेड हिम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गाइस, दिस वॉज ग्रॉस वायलेशन। ये क्या था? दिस वॉज ग्रॉस इंटरफियरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द मैटर्स ऑफ द जुडिशरी। यस और नो? नॉर्मली ऐसे सोचिए, ये कंप्लीट क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी को फेवर्स कर रही है। अगर जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के नाम पर जजमेंट करेगा, दिस वॉज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 50। और आर्टिकल 50 क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ। क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ। और अगर बाय द वे एग्जीक्यूटिव इस तरीके से जज के पास जजमेंट को इंटरफेयर करेगा, इट विल रिजल्ट इन व्हाट? ब्रेक डाउन ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का उल्टा तो आपको पता ही है, इसका मतलब है जंगल राज। और अगर जंगल राज हो जाएगा तो टेक्निकली हमें कोई गुंडे, बदमाश एंड टेररिस्ट आईएसआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 120 करोड़ की जनता है, हम खुद ही बाहर निकलेंगे और एक दूसरे को काट डालेंगे। Because we will have no one to rule us. Why? Because executive will be taking away all the powers of the judiciary. It will take away all the powers of the legislature. अब ये क्या गया था 1973 में, इंदिरा गांधी ने ये कर दिया था 1973 में। और अगर आप देखते हो, लोगों का जो विश्वास है वो पूरी तरीके से हिल चुका था फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, पूरी तरीके से हिल चुका था। आप देखोगे क्या, उस वक्त के एरा में अगर आप लोगों को याद है, इन टाइप के मूवीज आया करते थे बॉलीवुड में। अंधा कानून है, अगर आप लोग सुने होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड सीन दैट मूवी दामिनी, जिसमें आप देखते होंगे संजय देओल जी जो है, ही गोज ऑन शाउटिंग तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप लोग ये सब देखते होंगे। क्यों? बिकॉज उस वक्त जुडिशरी को बहुत ज्यादा गंदे लाइट में देखा जा रहा था, बिकॉज इट वॉज बीइंग सीन कि जुडिशरी जो है इट इज कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और उस वक्त जितने भी गाइस जजमेंट्स आए थे, आप देखोगे कि वो बहुत ही ज्यादा रिग्रेसिव जजमेंट्स थे, बहुत ही ज्यादा खराब जजमेंट्स थे। तो लोगों का अब जुडिशरी के ऊपर से विश्वास पूरी तरह उठ चुका था, कंप्लीटली उठ चुका था। एंड 1892 में आप क्या देखते हो, 1982 में आप क्या देखते हो कि जुडिशरी ने एक ऑर्डर पास किया। क्या बोला इन्होंने कि भाई ये जो कंसल्टेशन है इट इज नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि देयर इज ओनली अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ व्यू।
ये बाइंडिंग नहीं है, इट इज अ सिंपल एक्सचेंज ऑफ व्यू। अब आप सोचो, एग्जीक्यूटिव बहुत बड़ा स्माइल करती है, वो क्या बोलती है कि देखो यार ये जज है और ये खुद अपना पावर हमें प्लेट में परोस करके हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। What they are doing is they are serving their own powers on a plate and feeding it to the executive. So this year, guys, is known as the dark year of the Indian judiciary. क्या बोला जाता है इसे? It is known as the dark year of the Indian judiciary. ये जो पहला जजेस केस हुआ था, दिस वॉज एक्चुअली अ PIL, ठीक है, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वॉज नोन एज द SP गुप्ता, क्या नाम था? SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसे हम बड़े प्यार से फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, नो 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 नो, द कंसल्टेशन between the president and CJI is a mere exchange of views. President is free to appoint anyone he likes. President किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं जिन्हें भी वो पसंद करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है गाइस, ऑब्वियस सी बात है, ये जो जजमेंट था इसने बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे जजेस को अग्रीव कर दिया था, एंड दिस रिजल्टेड इन द सेकेंड जजेस केस इन 1993। ये जो लॉयर्स पैनल है ना इन द सुप्रीम कोर्ट, सुनिएगा मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बार कमीशन द स्क्रोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993, प्यार से नोन एज द सेकेंड जजेस केस, हैड गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चली गई थी? सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई थी, स्क्रोआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, सेकेंड जजेस केस, जिसमें इस फर्स्ट जज केस को कहा गया था चैलेंज कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर क्या बोला गया था सुनिएगा, कि भाई हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो पागल तो नहीं है, दे आर नॉट मैड, या उन्होंने ये जो वर्ड था कंसल्टेशन वो उन्होंने टाइम पास के लिए तो नहीं लिखा था ना, दे हैड डेफिनेटली रिटन इट फॉर सम रीजन, कुछ तो रीजन होगा। अगर मियर एक्सचेंज ऑफ व्यूज की जरूरत थी तो ये तो जरूरत ही नहीं था लिखने का, वो तो प्रेसिडेंट गुडविल में भी पूछ सकते हैं। सो दे वर नॉट मैड, पेन की इंक वेस्ट करने के लिए तो नहीं लिखा गया था ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका डेफिनेटली कुछ मतलब है। इन्होंने पहला ये आर्ग्यूमेंट दिया। सेकेंड उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई अगर हमें पाकिस्तान को से अटैक करना है, वी वॉन्ट टू अटैक पाकिस्तान, मैं आर्मी को भेजना चाहता हूँ पाकिस्तान को अटैक करने के लिए, प्रेसिडेंट को बोला गया है ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि प्रेसिडेंट साहब आर्मी लेकर बॉर्डर में खड़े हो जाएंगे अगेंस्ट द पाकिस्तानी टेररिस्ट्स, अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रेसिडेंट साहब बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाए। वो क्या करेंगे? ही विल टॉक टू द मिलिट्री एक्सपर्ट, और मिलिट्री एक्सपर्ट कौन है? ही इज द चीफ ऑफ द आर्मी, जो चीफ ऑफ द आर्मी है वो उनसे बात करेंगे। ही विल टॉक टू द जनरल, क्यों? बिकॉज जनरल साहब को बहुत ज्यादा आइडिया है उस आर्मी के बारे, उन्हें उस एरिया के बारे पता है, एंड इन शॉर्ट ही इज अ स्पेशलिस्ट इन हिज फील्ड, ही इज अ स्पेशलिस्ट। इन द सेम वे गाइस बोला गया है कि जो CJI है वो भी कोर्ट के मामले में, उन्हें तो कोर्ट के बारे सब कुछ पता है, ही नोज कौन सा जज कैसा है, उन्हें पता है कौन सा जज कैसा जजमेंट कर सकता है, उसका लॉ का नॉलेज कितना ज्यादा अच्छा है। दैट इज व्हाई द CJI इज अ स्पेशलिस्ट इन द मैटर्स ऑफ द कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ही इज अ स्पेशलिस्ट इन द मैटर्स ऑफ अ कोर्ट, ही हैज स्पेशल नॉलेज, एंड दैट इज द रीजन कि प्रेसिडेंट को उनसे एक बाइंडिंग एडवाइस लेना होगा। कैसा एडवाइस लेना होगा? बाइंडिंग एडवाइस। दैट वाज द सेकंड पॉइंट दैट वाज गिवन। सो पहला क्या बोला गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हमारे फोरफादर्स हैं वो पागल थोड़ी ना है कि बस उन्होंने एक क्लॉज डाल दिया है, कोई तो रीजन होगा इस क्लॉज को डालने का। That was the first point. Second क्या था कि भाई CJI जो है वो स्पेशलिस्ट है इस मैटर में, उन्हें पता है कोर्ट में क्या चल रहा है। थर्ड बहुत ही मेजर बात इन्होंने यहाँ पे बोला कि अपॉइंटमेंट्स टू द जुडिशरी इज अ प्राइमल अफेयर। कैसा अफेयर है ये? इट इज अ प्राइमल अफेयर। मतलब क्या है मैम प्राइमल अफेयर का? प्राइमल मतलब ये कोर्ट्स के घर का मामला है। कैसा मामला है? घर का मामला है। घर का मामला मतलब मैडम, घर का मामला मतलब अगर आप लोग देखोगे जो जजेस हैं वो एक दूसरे को कोर्ट में यूजुअली ऐसे एड्रेस करते हैं कि दिस इज माय ब्रदर जज। जो लॉयर्स होते हैं वो भी एक दूसरे को बोलते हैं दिस इज माय ब्रदर लॉयर, मेरे ब्रदर लॉयर ने ऐसा एक जजमेंट दिया है। सिमिलरली जज बोलेगा मेरे ब्रदर जज ने ये बोला है। सो दे डू व्हाट? दे ट्रीट ईच अदर्स एज फैमिली, इसीलिए दे आर नोन एज, दिस इंसिडेंट इज नोन एज अ प्राइमल अफेयर। और प्राइमल अफेयर में किसी भी बाहर के व्यक्ति का
या एग्जीक्यूटिव के व्यक्ति का इन्वॉल्व होना सही नहीं है। इसीलिए अगर कभी भी ऐसा होता है कि सीजेआई प्रेसिडेंट को एक लिस्ट ऑफ नेम्स भेजते हैं, एक नाम या एक लिस्ट ऑफ नाम भेजते हैं, ये कंसल्टेशन जो है वो बाइंडिंग इन नेचर है। कैसा है? इट इज बाइंडिंग इन नेचर। हाँ, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ये नाम सही नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब इस नाम को वापस भेज सकते हैं। ही कैन सेंड द नेम बैक विथ व्हाट? विथ सब्सटेंशियल रीजन। किस चीज के साथ भेज सकते हैं? प्रॉपर रीजन देकर बोल सकते हैं कि ये आदमी मुझे नहीं लगता जज बनने के लायक है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन गाइस कि स्टार्ट हुआ था द कोलिजियम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या स्टार्ट हुआ था? द कोलिजियम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। समझिएगा मेरी बात को, द कोलिजियम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो अब कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। हमने अभी फर्स्ट जजेस केस किया है और हमने सेकंड जजेस केस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड जजेस केस और फोर्थ जजेस केस, हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।